दोस्तों, हम भूगोल के प्रश्नों का अभ्यास करा रहे हैं। इस श्रृंखला का यह चौथा वीडियो है। आइए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारत में पर्वतीय वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इन वनों में ऊंचाई बढ़ने के साथ उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा मास तक वनस्पति के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। देखिए, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे वनस्पतियों का प्रकार बदलता रहता है। नीचे उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, समशीतोष्ण वन, अल्पाइन, इस प्रकार से स्पष्ट देखा जा सकता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वनों का प्रकार बदलता जाता है। इस प्रकार विकल्प कथन 1 सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कम ऊंचाई वाले आर्द्र शीतोष्ण वनों में चीड़, देवदार और शंकुधारी वृक्षों की बहुतायत होती है। देखिए, पहले तो ये चीड़, देवदार, पाइन, इस तरीके के जो भी वृक्ष होते हैं वो आर्द्र नहीं, समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं, मतलब समशीतोष्ण वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 36,000 मीटर से ऊपर अल्पाइन वनस्पत क्षेत्र में काई और लाइकेन की बहुतायत होती है। देखिए, जो पर्वत होते हैं उनमें एक निश्चित ऊंचाई के बाद बर्फ पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, जिसमें काई है, लाइकेन है, इस तरीके के पौधे उगते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से हमारा पहला और तीसरा बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ठीक है, ये सही है। बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1982, ये गलत है। 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम चला था। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1986 में हुई थी, ये सही है। तो इसका भी बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी बस्तियों की विशेषता नहीं है? ठीक है, शहरी बस्तियों की विशेषता के बाद गैर कृषि गतिविधियों की प्रधानता, तो सही है। शहरों में कोई कृषि थोड़ी ना करेगा, सही है। उच्च जनसंख्या घनत्व, देखिए शहरों में ही तो जनसंख्या का घनत्व है, सारी जनसंख्या वहीं शहरों पे केंद्रित हो रही है धीरे धीरे करके। अब प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में मुख्य रूप से संलग्नता, नगर पालिका की उपस्थित, शहरों में नगर पालिका होती है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए जो कृषि होती है वो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है। ठीक है, और द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियां मुख्य रूप से शहरों में पाई जाती हैं। द्वितीयक मतलब कि उद्योग धंधे, और तृतीयक मतलब सेवा क्षेत्र। ठीक है, नौकरियां वगैरह। तो ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां नहीं होती वहाँ पे शहरों में। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो यही सही हो जाएगा विकल्प सी नंबर। ठीक, निम्नलिखित पहलों का उनके उद्देश्यों से मिलान करें। देखिए, एक तरफ पहले दी हुई है, दूसरी तरफ उद्देश्य। मेरी सहेली, देखिए मेरी सहेली जो पहल है ये रेलवे से संबंधित है। रेलवे में जो महिला यात्री होती हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेरी सहेली ये पहल चालू की गई थी, तो बी नंबर सही हो जाएगा। ये विशेष तौर पे महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए चालू की गई थी। ठीक है, दर्पण जो है ग्रामीण डाकघरों में सेवा वितरण को और मजबूत और बढ़ावा देने के लिए ये चालू की गई थी। दर्पण जो है, दर्पण पहल ग्रामीण डाकघरों से संबंधित है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र आंतरिक, ठीक है, ये देखिए परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का प्रबंधन करना, ये तीसरा नंबर सी से सही। प्राथमिकता पर माल ढुलाई नीति, माल ग्राहक आधार पर विस्तार, चौथे का डी नंबर। भी इसको देख लेते हैं। ठीक है,
मेरी सहेली बी नंबर से, दर्पण ए नंबर से, ये और ये आमने सामने सी डी, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है पृथ्वी की प्रमुख परतों में मेटल सबसे मोटी परत है। दूसरा कथन है गुटेनबर्ग असंतता पृथ्वी के मेटल और बाहरी कोर के बीच की सीमा को चिन्हित करती है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं हम लोग, जो मेटल है वो पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। ये लगभग 82% भाग पर, देखिए जो मेटल है वो सबसे मोटी परत है, इसमें लगभग 82% आयतन पृथ्वी का मेटल ने घेर रखा है। कथन एक सत्य हो जाएगा। ठीक है, गुटेनबर्ग असंतता, देखिए जैसे पृथ्वी का अनुप्रस्थ परिच्छेद के रूप में काटें तो देखिए ये हमारी ऊपर हो गई क्रस्ट और ये मेटल और ये कोर। ठीक है, तो यहाँ पे मेहो असंबद्धता है। ठीक है, और यहाँ पर गुटेनबर्ग असंबद्धता है। ठीक है, क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। यहाँ पे कोनराड असंबद्धता है। इसी प्रकार कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर लेहमैन असंबद्धता है। ठीक, और मेटल को भी दो भागों में बांटा गया, तो यहाँ रेपटी असंबद्धता है। तो ठीक से एक क्रम से देख लेते हैं। यहाँ पे लेहमैन असंबद्धता और फिर इसके बाद मेटल और जो है कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता, ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच रेपटी असंबद्धता, क्रस्ट और मेटल के बीच में मेहो असंबद्धता, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोनराड असंबद्धता। तो ये भी कथन सही है। लेकिन देखिए बात रही स्पष्टीकरण या व्याख्या की, तो ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, कोई किसी की व्याख्या नहीं कर रहा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन जो है समझिए। देखिए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके अंतर्गत हम सड़कें राजमार्ग नहीं, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग स्कूल है, हॉस्पिटल है, इस तरीके के जो है भौतिक प्रणालियाँ शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, महत्वपूर्ण अवसंरचना से तात्पर्य समाज और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक परिसंपत्तियों से है, जैसे दूरसंचार और रक्षा प्रणालियाँ। तो देखिए समाज और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक परिसंपत्तियाँ तो दूरसंचार, रक्षा प्रणालियाँ इस तरीके की हैं, अन्य भी सड़कें हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये भी सही है। आर्थिक अवसंरचना मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार करती है। तो आर्थिक अवसंरचना सामाजिक अवसंरचना आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करती है। देखिए इसका दूसरा तीसरा मुख्यतः इस क्वेश्चन में दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत रखते हैं स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह, और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत रखते हैं सड़कें हैं, पुल हैं, राजमार्ग हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो सॉफ्ट और हार्ड ये बार आप जान के रखिएगा। भारत में ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में 37वां नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में बिखरी हुई बस्तियों से क्या तात्पर्य है। विकल्प नंबर ए है सकरे रास्तों के साथ सटे हुए बने घर, एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घरों का समूह, एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए अलग अलग घर। देखिए यही विकल्प सही है।
बिखरी हुई जो बस्तियां हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ जनघनत्व बहुत कम होता है वहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्षेत्र बड़ा हो, बस्तियां दूर दूर बिखरे बिखरे घर बने हों। ठीक है। कौन सी पहल, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी पहल अपने उद्देश्यों से सही ढंग से मेल खाती है? देखिए पहल दिया हुआ है और उनके उद्देश्य दिए हुए हैं। ठीक, भारत नेट पहल, देश के सभी घरों में बिना किसी भेदभाव के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये सही है। भारत नेट जो है, भारत नेट पहल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है। ठीक, एकीकृत विद्युत विकास योजना IPDS, सौभाग्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण है। ये देखिए विद्युतीकरण से लेना देना नहीं है IPDC का, इसका संबंध है विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण से। ठीक है। नवीन ऊर्जा प्रबंधन केंद्र, परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुशल प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, ये प्रबंधन से संबंधित है, तो ये और ये दोनों सही हैं, 1 और 3, C नंबर। दूरसंचार में हाल ही की पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39वां है। ठीक है, दूरसंचार से संबंधित है। कथन 1 है, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का लक्ष्य 2022 तक दूरसंचार क्षेत्रों में $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये सही है, पहला कथन सही है। दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता, ये डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम नहीं है, ये कौशल विकास कार्यक्रम है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दर्पण पहल का उद्देश्य तकनीकी सहायता के माध्यम से ग्रामीण डाकघरों द्वारा सेवा वितरण को बढ़ावा देना है। ये पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि दर्पण जो पहल है वो डाकघर से संबंधित है, तो ये सही है, 1 और 3 सही है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो पश्चिमी घाट है उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है, ये सही है। देखिए ये यहाँ ताप्ती नदी है और ये कन्याकुमारी, ये जो है ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। इन्हें विश्व में जैव विविधता के 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में से एक माना जाता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में से एक रखा गया है इसको। पश्चिमी घाट वर्षा युक्त पवनों को रोककर भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। देखिए फिर से समझिएगा, देखिए ये पश्चिमी घाट है। ठीक, अब क्या होता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होता है यहाँ से उठता है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून ये यहीं टकरा कर कुछ वर्षा तो यहीं करा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये पवनों को रोककर भारतीय मानसून को प्रभावित तो करता ही है कि नहीं, तो ये सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारे तीनों कथन सही हो जाएंगे। भारत में भौगोलिक विभाजन 41 नंबर क्वेश्चन है। भारत में भौगोलिक विभाजन का विचार करें। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान और द्वीप, उपयुक्त में से किस प्रभागों में जलोढ़ जमाव मिलता है? देखिए जलोढ़ जमाव की बात है, जलोढ़ जमाव कहाँ पाया जाता है? उत्तरी मैदानों में। हिमालय पर्वत में मैदानों में यहाँ नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जलोढ़ जमाव कहाँ पाया जाएगा? केवल 2। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार यह आग्नेय और कायांतरित से बना है। सत्य कथन। देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पर दरारी उद्भेदन हुआ था एक बार, जिससे बेसाल्टिक लावा यहाँ फैल गया और ये जो है
तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कायांतरित चट्टानों से बना है। इस दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। देखिए, इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने और प्रवाह के कारण हुआ है, तो ये सही है। विषुवत रेखा की ओर दक्षिणी द्वीपों का प्रवाह हुआ है। ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे आप तो जानकारी मिलेगी। तो गोंडवाना लैंड के ये भाग थे, ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है, तो ये पुरानी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से ही बना है, ठीक। इस क्षेत्र में नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। फिर से आप समझिएगा, देखिए ये है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो अब इसमें जो है नदियां पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ से ज़्यादातर का उद्गम होता है, और इधर जो है पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस प्रकार ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, ना कि उत्तर से दक्षिण, ठीक। केवल 1 और 2। देखिए, शिवालिक पहाड़ियाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बनी हैं? तो देखिए, शिवालिक पहाड़ियाँ जो भी हैं ये असंगठित तलछट से बनी हुई हैं, ठीक। दो प्लेटों के मध्य आपस में टकराव से जो मध्य का तलछट था वो वलित होकर पहाड़ों का रूप ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार असंगठित तलछट से शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण हुआ। पश्चिमी घाट के विषय में 44 नंबर क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे पूर्वी घाट से भी ऊंचे हैं, ये सही है, ठीक है। देखिए, जैसे ऐसे करके भारत है, ये हो गए पूर्वी, ये हो गए पूर्वी और ये हो गए पश्चिमी। तो ये पूर्वी घाट से ये पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं, तो पहला सही है। वे सतत हैं और दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है। सतत का मतलब है कि इनमें बीच में श्रृंखलाएं नहीं, ये सतत रूप से अखंडित है, ठीक है। और इधर जो है, जो पूर्वी घाट है, इस पर नदियों द्वारा जो है दर्रे बना दिए गए हैं, ये काट छाँट किया गया, तो ये असतत है, बहुत ही अनिरंतर है, ठीक है। तो दूसरा सही है। वे पश्चिमी तट पर पर्वतीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। जैसे यहाँ से दक्षिण पश्चिमी मानसून आती है, तो यहाँ से टकरा कर ये पश्चिमी तट पर वर्षा कराते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी नंबर। हिमालय पर्वत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालय पर्वत के बारे में, हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा और संरचनात्मक रूप से वलित पर्वत है। देखिए, ये तो पता ही है कि हमारा हिमालय फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन है, और ये भूगर्भिक रूप से युवा है, सबसे युवा नवीन वलित पर्वत है हिमालय पर्वत, ठीक। यह मुख्य रूप से असंगठित तलछट से बना है। देखिए, ये कथन समझने की जरूरत है, यहाँ पर लोगों से गलतियाँ होती। हिमालय के गर्भ में मुख्यतः ग्रेनाइट और अन्य क्रिस्टलीय चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक प्लेट है और इस पर एक सेकंड, इस पर ये दूसरी प्लेट अधोगमित हो रही है। तो इस तरीके से होगा क्या कि ये प्लेट ऊपर की ओर उठ जाएगी, ठीक है। और जब ये ऊपर की ओर उठ जाएगी, तो चूंकि ये एक महाद्वीपीय प्लेट है, तो ये ऊपर उठ गई, ठीक है। तो यही पर्वत का रूप ले लेगी, जैसे ट्रांस हिमालय इसी प्रकार से निर्मित है, वो भी हिमालय का भाग है, जो कि ठोस ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। मात्र शिवालिक पर्वत श्रेणी है जो कि तलछट से बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके ये कहना कि मुख्य रूप से असंगठित तलछट से बनी है, ये गलत हो जाएगा, ठीक।
तो इसका विकल्प हो जाएगा एक सही लेकिन दो गलत। ठीक, भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो ठीक है, ये हुआ भारत, और इस हिस्से पर यहाँ पर अरावली है और अरावली के पश्चिम में रेगिस्तान है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा पढ़ते हैं। यह मुख्य रूप से वापस लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। देखिए, अगर मानसून से वर्षा प्राप्त कर लेगा तो रेगिस्तान कैसा है कि नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, रेगिस्तान में, थार के मरुस्थल में भारत के किसी प्रकार की वर्षा नहीं होती मानसून से। ठीक है, तो यहाँ पर कथन एक सही है और कथन दो गलत है। सी नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 47, 100 साल के पैमाने पर सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली ग्रीन हाउस गैस की पहचान करें। देखो, यहाँ पे सतर्कता से पढ़ना है। सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता, ठीक, तो सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता का मतलब है जो ताप को रोककर वायुमंडल को अधिक गर्म करे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के आधार पर देखा जाए तो क्लोरोफिल सर्वाधिक क्षमता वाली है। फिर इसके बाद मेथेन दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर नाइट्रस ऑक्साइड, चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, लेकिन अगर यहीं पर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायित्व कौन सी गैस का है, तो वहाँ पर CO2 का हो जाएगा, क्योंकि CO2 अधिक मात्रा में है और जो अधिक मात्रा में होगी वो ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो उत्तरदायित्व का मामला सर्वाधिक उत्तरदायी गैस पूछा जाए तो CO2 सही हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली गैस पूछी जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर वाष्प होता, ठीक है, भाप होती, वाष्प होता, तो वो प्रथम नंबर पे हो जाता। ठीक, भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तरी मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों की परस्पर क्रिया से बने हैं। तो देखिए, ये तो सही है कि जो उत्तर का मैदान है हमारा, उसे हम गंगा यमुना का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, या ये सिंधु गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो है लाए गए मलबे या तलछट से बना हुआ है। ठीक है, संपूर्ण उत्तरी मैदान काली मिट्टी से बना है। ये तो गलत हो गया भाई, संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक, तो कथन एक सही है लेकिन कथन दो। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार केंद्रीय उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। चित्र द्वारा समझाते हैं। ठीक है, देखो, ये जैसे भारत है और ये नर्मदा नदी गई है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में जो भी है उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर दक्कन ट्रैप। ठीक, तो देखिए, ये सेंट्रल हाईलैंड में हमारे मालवा का पठार, बाघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मारवाड़ का पठार, ये सारे पठार जो है सेंट्रल हाईलैंड में आ जाते हैं। ठीक, तो ये सही है कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ठीक, दक्कन का पठार पूर्व में ऊंचा और पश्चिम की ओर मंद ढलान वाला है। देखो, फिर से वही स्टेटमेंट, देखिए, ये है भारत और ये है भारत का पश्चिमी
घाट और ये है पूर्वी घाट। देखिए सारी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर ढलान हमारा पूरब की ओर होगा तभी तो ये नदियाँ इधर जाएंगी। और यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है कि पूरब में ऊंचा है। अगर पूरब में ऊंचा हो जाएगा तो नदियाँ इस तरफ क्यों बहेंगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दक्कन का पठार जो है उसका ढाल पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है, किधर से, पश्चिम से पूरब की ओर है। इसी वजह से सभी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटा नागपुर का पठार जल निकास दामोदर नदी द्वारा होता है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में दामोदर नदी बहती है, तो इस वजह से जो वहाँ से बहेगी, जो इसका प्रवाह क्षेत्र होगा, वो नदी वहाँ का पानी संग्रहण करेगी क्षेत्र। ठीक, ये गलत है। 1 और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में जल प्रपातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो जोग कर्नाटक के शरावती नदी पर, कर्नाटक के शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। ठीक है, इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। देखिए छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। और इंद्रावती जो है ये गोदावरी के सहायक नदी है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी सही है। हाँ, तो आज क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। ठीक है, और आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी शंकाएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अपना पूछ सकते हैं। अन्य जो भी सुझाव हैं आप वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।